इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश ऐसे, तो आपके जो दोनों पेपर्स हैं, इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश ऐसे, ये दोनों पेपर्स कहते हैं कि जी आपके फिल्टर पेपर्स हैं, कि अगर 90% चांसेस हैं आपके फेल होने के इन दोनों पेपर्स के अंदर। मेजॉरिटी अगर आप देखें पास्ट कुछ सालों के रिजल्ट का एनालिसिस करें तो ज्यादातर बच्चे या इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं या इंग्लिश प्रेसी के अंदर फेल हो जाते हैं। अब इसके बहुत सारी रीजंस हैं कि बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, कैसे इम्प्रूव करें, वो सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगी। एक्चुअली वो सारी चीजें हमें पता भी होती हैं, लेकिन शायद दोबारा री इन्फोर्स करने की जरूरत होती है उन चीजों को। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ऐसे की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश ऐसे आपका फिल्टर पेपर है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, कि आपके जो बच्चे पास या फेल होते हैं वो मेजॉरिटी बच्चे जो है ना वो इंग्लिश ऐसे में फेल होते हैं। ठीक है, 90% कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो इंग्लिश ऐसे या इंग्लिश प्रेसी के पेपर में फेल होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी फेट डिसाइड करते हैं ये दोनों पेपर्स, इंग्लिश के पेपर्स। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो कैंडिडेट सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्रैक किया जिन्होंने, वो ये कहते हैं कि आप अगर ऐसे का पेपर निकाल लें तो दैट मीन्स कि आपके 70% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी क्लियर कर लेंगे। अच्छा जी, क्यों 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर? इंग्लिश ऐसे की बहुत सारी क्लासेस मेरे पुराने स्टूडेंट्स के साथ हो भी चुकी हैं, सादिया और एहसान के साथ। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें नहीं करते? पहली बात ये कि वो ऐसे को प्रॉपरली पढ़ते ही नहीं है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं बच्चे कि हमें ऐसे आता है, ठीक है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमें ऐसे भी आता होगा। सीएसएस के ऐसे की कुछ जो डायमेंशंस हैं वो हम जो मैट्रिक लेवल पे ऐसे पढ़ते रहे हैं उससे डिफरेंट होती हैं। सीएसएस के ऐसे एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनसे फर्क, स्ट्रेटजीज भी फर्क हैं, स्ट्रक्चर भी फर्क है। बेसिकली हमें मैट्रिक एफएससी में कोई ऐसे का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ाया भी नहीं जाता, और हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि आउटलाइन के साथ प्रॉपरली ऐसे कैसे लिखना है, प्रॉपर पैराग्राफ की लेंथ कैसे मेंटेन करनी है, उसमें कोहेरेंस कैसे होनी चाहिए, कनेक्टर्स कैसे यूज करने हैं, ये वो सारी चीजें। बेसिकली ऐसे को हम एज अ सब्जेक्ट लेते ही नहीं है। हम बाकी 11 सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं और ऐसे को हम बिल्कुल आखिर टाइम के लिए छोड़ देते हैं। मैंने आई हैव सीन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आखिरी एक महीने में के अंदर कहते हैं कि जी अब हमने ऐसे करना है। सो द फर्स्ट रीजन इज स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, इसको वो प्रॉपरली प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं पढ़ते जो रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। बच्चे ऐसे को चलो अगर पढ़ भी लिया उन्होंने, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई कर भी ली, सेकंड है कि वो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए सीएसएस का एग्जाम आपका रिटन एग्जाम है, आपने जो कुछ भी है आपको आता आपने लिख कर दिखाना है। ठीक है, अब आपके दिमाग के अंदर कितना नॉलेज है वो एग्जामिनर को नहीं समझ आएगी अनलेस के आप वो पेपर के ऊपर लेकर आओगे। थर्ड, बच्चे ये काम करते हैं कि चलो उन्होंने पढ़ भी लिया, उन्होंने लिख भी लिया, इवेल्युएट नहीं कराते, प्रॉपर चेकिंग नहीं कराते। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर सही मेंटोर से, टीचर से, देखिए जो भी आपने अपना कंटेंट लिखा है आप उसको इवेल्युएट कराएं, आप अपने खुद इवेल्युएटर नहीं हो सकते। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो बच्चे मिस करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऐसे है वो जो ऊपर मैंने लिखा है कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे में फेल क्यों हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ऐसे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? बेसिकली ऐसे के कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है आपके इंग्लिश ऐसे की। इसके अंदर 3 मेन चीजें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पहली है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज आपकी करेक्ट हो, उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो आपकी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज ये है आपका कंटेंट, कि ऑब्वियसली आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर हो रहे हैं तो वो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका कंटेंट जो है वो अप टू द मार्क होगा, या आपका जो कंटेंट है वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का होगा। ठीक है, आपने वो बिल्कुल स्कूल लेवल का कंटेंट नहीं लिख देना, माय फेवरेट बुक या आई लव माय कंट्री टाइप का कंटेंट। ठीक है, तो वो आपसे ये डिमांड करता है कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं,
उसके अंदर वैरायटी होगी, ठीक है, वो उसके अंदर आप करंट हैपनिंग्स डिस्कस करेंगे, आपका अपना क्रिटिकल एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, आपकी अपनी ओपिनियन कैसी है, ये सारी चीजें। थर्ड आ जाता है स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे अपनी लैंग्वेज पे भी काम कर लेते हैं, कंटेंट भी उनका तैयार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शनल्स और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो उनका कंटेंट तैयार हो जाता है। वो मार कहाँ खा जाते हैं? अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। हर तरह के जब हम ऐसे टाइप्स पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर आपका जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे का स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक वार्निंग है बच्चे आप लोगों के लिए कि प्लीज ट्राई नॉट टू लर्न ऐसे, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर एज इट इज उठा के ऐसे याद कर लिया। फॉर एग्जाम्पल पास्ट पेपर में देखा कि जी उसने पूछा हुआ है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब उन्होंने वो पूरा एक ऐसे याद कर लिया। इसका फायदा क्यों नहीं होता? इसका फायदा इसलिए नहीं होता कि अगर उसने इस दफा आपसे कोविड-19 के इकोनॉमिक डायमेंशन से आपको कोविड-19 के का इम्पैक्ट पूछा है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले एजुकेशन के एस्पेक्ट, टीचिंग एंड लर्निंग के एस्पेक्ट से। वो कहेगी जी कोविड-19 के एस्पेक्ट क्या इम्पैक्ट हुआ है आपके टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज पे। हो सकता है वो कोविड-19 का हेल्थ सेक्टर पे इम्पैक्ट पूछ ले। हो सकता है वो कोविड-19 का आपकी गवर्नेंस पे, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आया, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ। एक टॉपिक देखिए मैंने आपको 10 चीजों के साथ मिलाकर बता दिया कि वो पूछ सकता है। अब आप किस किस चीज पे मटेरियल याद करेंगे? सो प्लीज ट्राई नॉट टू लर्न इट। आपको टेक्निक आती हो, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, तो फिर हैव सम कॉन्फिडेंस अपने अंदर के यू वुड बी एबल टू राइट 10 to 15 और 20 पेजेस, ठीक है। कि आप याद करना इज नॉट द सोल्यूशन, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने होने चाहिए, समझ आने चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। आप मैथ्स का सवाल याद नहीं कर सकते, इसी तरह आप ऐसे को याद नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ये काम करते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एफपीएससी वालों ने ना आपका वर्ड काउंट मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे रिपीटेडली ये सवाल पूछते हैं, मैम ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैम हम कितना लंबा ऐसे लिखें, कितने पेजेस का लिखें। बच्चे लिटरली पेजेस पूछते हैं। देखिए पेजेस में इसलिए कन्फाइन नहीं कर सकती क्योंकि इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत बड़ी होती है, कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत छोटी होती है। तो नंबर ऑफ पेजेस तो आपके बनेंगे आपकी जिस किस्म की हैंड राइटिंग है उसके मुताबिक। आपको उसने वर्ड लिमिट दे दी है 2500 से 3500 वर्ड्स की। आप जिन बच्चों ने मेरा अभी प्रेसी का लेक्चर सुना था उसके अंदर मैंने आपको वर्ड काउंट करना सिखाया, ठीक है। आपने देखना है कि आपकी हैंड राइटिंग, अच्छा ये एक टिप आपको दे दूं, कुछ बच्चों की जिनकी राइटिंग बहुत बड़ी है प्लीज उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करें, छोटा करने की कोशिश करें। जो बच्चे बहुत छोटा और बहुत तंग तंग लिखते हैं वो थोड़ी सी अपनी हैंड राइटिंग बड़ी करने की कोशिश करें, खुला और बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, इस पेपर में भी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी। आप क्या करें कि आप ना अपने जो हैंड राइटिंग है एक पैराग्राफ लिखें, उसके अंदर आप लिखें कि एक लाइन के अंदर आपके कितने वर्ड्स आते हैं, ठीक है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा एक लाइन में मैं इतने वर्ड्स लिखता हूँ। आपकी जो सीएसएस की एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो शीट देते हैं वो आपकी बिल्कुल ये जिस तरह से लूज शीट्स होती हैं आपकी, नैरो लाइन नहीं, उर्दू की जो शीट्स होती हैं, ठीक है, उस उस तरह की शीट्स होती हैं, नैरो लाइन नहीं होती। तो आप अपना एक ऐसे जो भी आप प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं आप उसकी वर्ड काउंट कर लें, ठीक है, कि आपके 2500 या 3500 वर्ड्स कितने पेजेस पे आते हैं। कुछ बच्चों के 15 पेजेस पे आ जाते हैं, कुछ के 20 पे आते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक रफ आइडिया बेहतर हो जाएगा कि कैसे आपने करना वर्ड काउंट इसका। ये तो आपकी हैंड राइटिंग के हिसाब से वर्ड काउंट हो गया। एक और वर्ड काउंट का तरीका ये है, अच्छा अब ये एग्जैक्ट आप वहां पे इतना टाइम भी नहीं होता कि आप काउंट करते रहेंगे या कोशिश करें कि नहीं मैंने 2500 या 3500 वर्ड्स करने ही करने, इतना वहां पे टाइम नहीं होता। आपका तकरीबन 1 घंटा आउटलाइन और ब्रेनस्टॉर्मिंग पे निकल जाता है, ठीक है, या इंट्रोडक्शन पे निकल जाता है। मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, पीछे रह गए 2 घंटे। उसके अंदर इतनी ज्यादा 35 प्लस तो खैर बहुत मुश्किल होता है। आपने मिनिमम अपने दिमाग में रखना है कि कम से कम मैं 2000 वर्ड्स तो लिखूं, ठीक है। 2000 वर्ड्स से कम वर्ड्स अगर आपने लिखे ना
तो वो आपको क्वालिटी तो नहीं, खैर कुछ कह सकती बहुत अच्छी भी हुई, तो वो आपको क्वांटिटी पे जरूर जो है ना वो जजमेंटल हो जाएगा कि इस बच्चे ने तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, इस बच्चे से, इस बच्चे ने तो वर्ड लिमिट पूरी ही नहीं की, ठीक है, तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा। तो आपने अपने दिमाग में रखना है कम से कम आपने 2000 वर्ड जरूर लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने अपने एग्जाम में ये वर्ड लिमिट पूरी की है? देखिए, एक पैराग्राफ जो होता है, ठीक है, वो आइडियली 80 टू 100 वर्ड्स का होता है, ठीक है, सॉरी। आपने क्या करना है कि कम से कम आपके जो आप ऐसे के ऊपर हम आउटलाइन बनाते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट आर्गुमेंट्स लिखते हैं ना, एक एक आर्गुमेंट के ऊपर हम एक एक पैराग्राफ लिखते हैं। आपने अपने दिमाग में रखना है कि अगर मैंने 2000 वर्ड्स पूरे करने हैं, दैट मीन्स कि मुझे 20 से 25 पैराग्राफ्स लिखने चाहिए। अगर मैंने 20 से 25 पॉइंट्स लिखे, तब आई वुड बी एबल टू मीट दिस टारगेट ऑफ वर्ड काउंट। अगर मैंने इससे कम, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपकी आउटलाइन में पॉइंट्स ही कम बनाते हैं, तो वहां से तो ऑब्वियस वो उसको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे उसको आपकी आउटलाइन में एक फॉल्ट नजर आ गया कि इस बच्चे ने तो 20 टू 25 या 30 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं दिए, दैट मीन्स कि इसने ऐसे 25,000 वर्ड्स का लिखा ही नहीं होगा। आई होप ये वर्ड काउंट कैसे करना है आपको समझ आ गई होगी। अपनी हैंड राइटिंग के मुताबिक भी इसका अंदाजा लगा लें। उसके बाद जब आप अपने आउटलाइन बनाएंगे, जो उसके अंदर जितने पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं भी पॉइंट्स आ रहे, अगर कम पॉइंट्स आ रहे हैं तो ज्यादा लिखें, कोशिश करें 25 पॉइंट्स हो या 20 पॉइंट्स हो। अगर बहुत ज्यादा पॉइंट्स, ये भी अब एक अलग बात होती है, कुछ बच्चे होते हैं वो, उनको बहुत अच्छा टॉपिक प्रिपेयर हुआ होता है, तो उनका वो 35 टू 40 पॉइंट्स लिख देते हैं। इतने पॉइंट्स के ऊपर 100 लफ्ज लिख के अपना ऐसे कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वहां से भी आपने अपने आप को कंट्रोल करना होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ आ रहा है, उसको भी जरा नैरो डाउन करें, क्योंकि इनकम्प्लीट ऐसे विल नेवर गो अनपनिश्ड, ठीक है। आपने चाहे आपने 2500 वर्ड्स नहीं लिखे, 2000 ही लिखे, लेकिन उसका प्रॉपर कंक्लूजन लिख के उसको कंक्लूड किया है, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर आपका इंप्रेशन डालेगा, बजाय इसके कि आपने बहुत लंबा ऐसे लिख दिया लेकिन उसको कंप्लीट ही नहीं किया, और आखिर टाइम में आप एग्जामिनर जो है वो आपसे पेपर स्नैच करके ले गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन, कि आउटलाइन का क्या स्ट्रक्चर है, आउटलाइन कैसी बनानी चाहिए। आउटलाइन के अंदर तीन मेजर चीजें होती हैं, आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द एसे, और आखिर में कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन वो होता है कि जिसके अंदर आप अपना टॉपिक का या अपने एसे का एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, ओवरऑल एक ओवरव्यू देते हैं। बॉडी के अंदर आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, 20 या 25 पॉइंट्स जिनकी मैं बात कर रही थी। कंक्लूजन आपका आखिरी पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आप सम अप करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, और एक एंड ओपिनियन उसके सामने पेश करते हैं। आउटलाइन होती क्या है बेसिकली? आउटलाइन इज जस्ट लाइक इंडेक्स या कंटेंट। जैसे हम बुक लेते हैं ना कोई, ठीक है, हमारे सामने कोई किताब होती है, अब किताब पढ़ने से पहले हम अक्सर इंडेक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, या अगर हमें किताब के किसी स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ना है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है, तो वो भी हम कहाँ से देखेंगे? इंडेक्स से देखेंगे। यही काम आपका एग्जामिनर आपकी आउटलाइन के साथ भी करता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आउटलाइन बनानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आउटलाइन नहीं बनानी चाहिए, लेकिन एक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप फॉर श्योर आउटलाइन बनाएं। देखिए, जब आपने किताब पूरी नहीं पढ़नी, आपके एग्जामिनर के पास हजारों पेपर्स हैं, उसके पास ना टाइम नहीं है कि वो एक एक पेपर को पूरा पूरा पढ़े। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। आउटलाइन क्या करता है? आउटलाइन मेक्स योर एग्जामिनर्स लाइफ इजी, ठीक है, कि उसको आउटलाइन से पता चल जाता है कि बच्चे का क्या कैलिबर होगा, या ये पास होने वाला ऐसे है या फेल होने वाला ऐसे है, या इसको मैंने कितने नंबर, ये 40 नंबर वाला ऐसे है, 50 वाला है, 60 वाला, 70 वाला, सो ऑन। जैसे हम बुक का टाइटल पढ़ लेते हैं, अगर टाइटल से भी बात ना बने तो हम उसका इंडेक्स पढ़ लेते हैं, कंटेंट्स पढ़ लेते हैं, तो हमें बेहतर अंदाजा हो जाता है कि अच्छा किताब के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किन किन टॉपिक से बात की हुई है, मैं इंटरेस्टेड हूं तो पढ़ूंगी। इसी तरह जब वो आपकी आउटलाइन पढ़ता है ना, तो उसको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा बच्चे ने ये स्टैंड लिया है और ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, वेरी वेल डन। फिर वो इंटरेस्ट डेवलप होता है उसका ऐसे पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी आउटलाइन। आगे आपको मैं ये एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और आउटलाइन आपने बनानी कैसे। आउटलाइन के तीन पार्ट्स मैंने आपको पहले ही बताए थे। फर्स्ट पार्ट आपका आ गया इंट्रोडक्शन, लास्ट पार्ट आ गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। ये जो बीच के सारे पॉइंट्स है ना, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, ये हैं आपके बॉडी पैराग्राफ्स। दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ योर एसे, ठीक है। अच्छा, आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट।
पहली हेडिंग क्या, अब यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है आउटलाइन की, ठीक है, ये तो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है ना आपको समझाने के लिए। आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है आउटलाइन की, ठीक है। आउटलाइन के बाद आपने लगाना है कोलन। उसके बाद आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम हेडिंग देनी है थीसिस स्टेटमेंट की, तो नो, हेडिंग आपकी नहीं आएगी, आपने डायरेक्ट अपनी थीसिस स्टेटमेंट एज इट इज लिख लेनी है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था, फॉर एग्जांपल न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, कि अब आजकल जो इकोनॉमिक जोन्स है ना उनके अंदर, पहले पुराने जमाने में वॉर होती थी, न्यूक्लियर वॉर होती थी, कन्वेंशनल वॉर होती थी, अब वो आयरॉनिकली ये बात कर रहा है या मेटाफोरिकली ये बात कर रहा है कि अब आजकल जो लड़ाइयाँ होंगी ना वो इकोनॉमी की बेस पे होंगी। और हमने देखा भी है, वाकई ऐसा हो भी रहा है, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द, कि इकोनॉमी की बेस पे अब जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वर्ल्ड पार्ट्स के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स के अंदर, ये इकोनॉमिक रैट रेस चल रही है। अच्छा, ये तो होगी मेरी स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने बनाना है ऐसे, सॉरी, अपनी आउटलाइन बनानी है। इंट्रोडक्शन में मैं लिख दूंगी अपनी थीसिस स्टेटमेंट के मेरा जो भी स्टैंस है, क्या मैं इससे अग्री करती हूँ या मैं डिसएग्री करती हूँ, क्या मैं कहती हूँ यस इंडीड न्यू वॉर फ्रंट्स लाइन द इकोनॉमिक जोन्स, या मैं कहती हूँ नहीं भाई ऐसा नहीं है, अभी तक हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, या खैर जो भी रीजन है, तो मैं कह दूंगी, निगेट कर दूंगी। थीसिस स्टेटमेंट में बेसिकली आप अपना स्टैंस बताते हैं। मैं कहती हूँ जी नो, न्यू वॉर्स डोंट लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, अपना थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मैंने अभी थीसिस स्टेटमेंट बनाना मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसके बाद आप आ जाओ, अब ये क्या है आपका, एक्चुअली ऐसे तो स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से पॉइंट नंबर 3 से, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, आपने कहा है टॉपिक में स्टांस ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, नहीं सॉरी, इसके अंदर ये नहीं ले सकते, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था, ये इस टॉपिक को बताने के लिए नहीं मैंने बताया था, मैंने थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि हम सेकंड थीसिस स्टेटमेंट के अंदर अपना स्टैंस देते हैं। इसके अंदर तो उसने आपको चॉइस ही नहीं दी, उसने आपको बता दिया कि जो न्यू वॉर फ्रंट्स हैं वो इकोनॉमिक जोन्स में लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ओपन एंडेड टॉपिक हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट के अंदर अपना स्टैंस डालेंगे यस और नो का। अच्छा, उसके बाद ऐसे तो आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं जिसमें बता रही हूँ कि फैक्ट्स व्हिच प्रूव दैट न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, उससे पहले मैं क्या डाल दिए, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग पैराग्राफ। ये आप डाल भी सकते हैं और ये आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कनेक्टिंग पैराग्राफ क्या होता है कि जो आपका इंट्रोडक्शन और आपकी बॉडी के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड करता है, कि आप एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि जो डिफरेंट जोन्स हैं वॉरफेयर के, उनका आप ओवरव्यू दे दें, ठीक है, कि आजकल क्या चल रहा है। बेसिकली तमहीद बांधने के लिए ये हम यूज करते हैं। मेन अपना ऐसे स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा आप उसका एक बैकग्राउंड बनाते हैं। आप ये पैराग्राफ डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, ठीक है। अच्छा, खैर मेन पॉइंट्स पे आते हैं। अब देखें वो आउटलाइन का स्ट्रक्चर क्या है। आपने जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, ये मैंने लिख दिए इस तरह 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। अब एक पॉइंट के अंदर डिफरेंट सब पॉइंट्स हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं कि वो 20 से 25 मेन पॉइंट्स ही लिख देते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं आउटलाइन लिखने की, एक तो या तो आप इन सबको मेन पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, या फिर आपने एक मेन पॉइंट बनाया और फिर उसकी सब पॉइंट्स बनाए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने सब पॉइंट्स बनाए तो उनको रोमन में कर दें और मेन पॉइंट्स को 1 2 3 4 करके लिख दें, ताकि उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन आ जाए, डिस्क्रिमिनेशन आ जाए। या पेन का कलर चेंज कर लें, अगर इसको आपने ब्लैक से लिखा है इसको आप ब्लू से लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैंने बता दिए कि जी अब फैक्टर्स कौन से हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि जी वाकई न्यू वॉर फ्रंट्स जो है ना इकोनॉमिक जोन्स में लाई करते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर हमारे सामने, ट्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हमने ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो हॉस्टाइल नेबर्स के साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम उसके साथ लड़ने तो नहीं चले जाते हैं ना, हम क्या करते हैं जी, हमने ट्रेड बंद कर दिया, ये भी एक वॉर करने का तरीका है। फिर उसके बाद एफएटीएफ क्या करता है कि जो एफएटीएफ की जो रिस्ट्रिक्शंस पे कंप्लाई नहीं करता, हम क्या करते हैं उसको ग्रे लिस्ट कर देते हैं, तो ये भी बेसिकली देखो इकोनॉमिक वॉर फ्रंट है ना। उसके बाद हम टैरिफ्स, ट्रेड सैंक्शंस कर देते हैं उन कंट्रीज के ऊपर, अप्लाई डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर जिनसे हमारी नहीं बनती या दोस्ती नहीं है, हॉस्टाइल रिलेशनशिप है। उसके बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी आपके देखो इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं।
उसके बाद आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज या जो आपके मिलियनियर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जिन कंट्री से उसकी नहीं बन रही होती उनके साथ क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस ने ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआवे को। यूएस चाइना का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो अब यूएस ने ये नहीं किया कि कोई ड्रोन चाइना के ऊपर गिरा दिया, उनकी कंपनी बंद कर दी, ठीक है। या रशियन कंपनी जो काम कर रही थी यूएस के अंदर, उनके अंदर यूएस ने सैंक्शंस लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने, देखो मैं हर पॉइंट से प्रूव कर रही हूँ कि यस, न्यू वॉर फ्रंट्स इकोनॉमिक जोन्स में लाया करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स प्रूव कर रहे हैं ना कि हाँ भाई, अब आज का लड़ाई हम इकोनॉमी की लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 में मैंने बता दिया कि जी कॉजेज क्या हैं, कॉजेज बिहाइंड ओपनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक वॉर फ्रंट्स, वो कॉजेज मैंने बता दी। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि ये ओपन एंडेड सी स्टेटमेंट थी, अगर उन्होंने मुझसे खाली कॉजेज पूछी होती तो मैं पूरा ऐसे कॉजेज पे लिखती। अगर उन्होंने मुझसे खाली रिकमेंडेशंस पूछी होती कि अब क्या करें कि न्यू वॉर फ्रंट्स जो इकोनॉमिक जोन्स में आ रहे हैं, हम क्या करें, तो मैं खाली रिकमेंडेशंस लिखती, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने ओपन एंडेड स्टेटमेंट दी, तो मैंने टॉपिक को इंट्रोडक्शन लिखा जिसमें थीसिस स्टेटमेंट बताई। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपकी डायरेक्शन, कि मैंने उन्हें बताया कि मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ या मेरा ये स्टैंस है, ठीक है। फिर मैंने एक कनेक्टिंग पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है, जिसमें मैंने टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके इन दोनों का रिलेशनशिप बनाया, और फिर मैंने अपना एसे स्टार्ट कर दिया कि भी मैं इसमें फैक्ट्स बताऊंगी जो प्रूव करते हैं कि जी इकोनॉमिक जोन्स में कैसे आजकल हमारे लड़ाइयाँ हो रही हैं इकोनॉमी की बेस पे। मैंने कॉजेज बता दी कि क्यों हो रही हैं, मैंने रिकमेंडेशंस बता दी कि उनको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। आखिर में आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने आखिरी एक दो लाइंस लिख लेनी है, ठीक है, कि आपका आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे, वो आप कंक्लूजन की हेडिंग देके एक दो लाइन उसमें लिखते हैं। ये है बेसिकली आपका आउटलाइन का स्ट्रक्चर, इस तरह से आपने आउटलाइन लिखनी है। आगे चलते हैं। अब बात यह है कि हमें आउटलाइन तो लिखनी आ गई, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरा साल पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाके बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे आपका पहला एग्जाम है, पहला पेपर होता है, सिर्फ इस साल इस तरह हुआ है कि आपका ऐसे को उन्होंने सेकंड पेपर किया, अदरवाइज ऐसे हमेशा से आपका पहला एग्जाम होता था। तो पहले एग्जाम का प्रेशर ही बड़ा फर्क किस्म का होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप ब्लैंक हो जाओ, तो छोटी सी आपको एक मैं टिप बता रही हूँ कि आपने किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। देखें, आपने देख लेना है कि आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड, यू नेम अ टॉपिक एंड आई विल टेल यू कि उसको आपने क्या करना है। उसको आपने ऑब्वियसली, देखें, तीन आपके होते हैं बड़े हेड्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तीन हेड्स के अंदर डिवाइड कर दें पहली चीज। या फिर आपके दो मेन हेड्स होते हैं कि आप लेवल ऑफ एनालिसिस, जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं ना, कि इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस, स्टेट लेवल एनालिसिस, इंटरनेशनल लेवल एनालिसिस, सोशल लेवल एनालिसिस, ठीक है। या आप उस टॉपिक को इस तरह से ब्रेक डाउन कर लें, या सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में ब्रेक डाउन कर लें, या आप उसको इंडिविजुअल लेवल, या आप उसको नेशनल लेवल, या आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेक कर लें। अच्छा, एक जरा की वर्ड है एसन, यू आर राइट, मैंने आप लोगों को बताया था आपकी आसानी के लिए, सितंबर का मंथ याद करें, ठीक है। यहाँ पे लिखें SEPTEMBER। आप देख लें कि सितंबर से क्या क्या एब्रीविएशंस मैंने बनाई हुई हैं। एस से मैंने बना लिया सोशल, ई से बना लिया इकोनॉमिक, पी से बना लिया पॉलिटिकल, टी से बना लिया टेक्निकल, ई से बना लिया एथिकल या इमोशनल या एजुकेशनल, एम से बना लिया मॉरल, बी से बना लिया बिहेवियरल, ई से बना लिया एनवायरमेंटल, आर से बना लिया रिलीजियस, ठीक है। ये डायमेंशंस भी काफी हैं एक 2500 वर्ड्स का एसे लिखने के लिए, और जरूरी नहीं कि आप सारी डायमेंशन उस टॉपिक पे अप्लाई हो रही हो, इनमें से कोई 3 4 5 6 भी आप उठा लेते हैं तो वो आपके 20 से 25 पॉइंट्स निकाल लेंगी। ऑलराइट, अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपने ये लिखी हुई डायमेंशंस, ठीक है। आप उठा लेते हैं कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन का टॉपिक उठा लेती हूँ कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, फॉर एग्जांपल, वैसे भी इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन दीज डेज, कि उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम पे मुझे क्वेश्चन आ गया, अब मैंने देखना है कि उसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। सोशल को फॉर एग्जांपल मैं फर्दर डिवाइड कर देती हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इंडिविजुअल लेवल आपका आ जाता है कि स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होंगे, ठीक है।
उसका आपके पेरेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, एजुकेशन का पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ये हो गया सोशल लेवल कि क्या हम उससे कॉम्बैक्ट कर लेंगे हमारे जो क्राइम्स हैं, हमारा जो मोरालिटी है। अब देखो ये साथ ही उसके अंदर मॉरल डायमेंशन भी आ गई, ठीक है। ये सिंगल नेशनल करिकुलम, जैसे कि हमने सुना है कि उसके अंदर मॉरल टीचिंग्स की बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया गया है हमारे पीएम ने, कि आप इनको एथिकल और मॉरल डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट करें। तो ये वाली दोनों डायमेंशंस भी आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक, क्या हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसके अंदर हम कोई टेक्निकल ट्रेनिंग टाइप की चीज डाल रहे हैं? क्या हमारे ग्रेजुएट्स फिर दोबारा उसी तरह ही फिर रहे होंगे कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही होंगी? क्या हमने इसके अंदर थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट इनकॉर्पोरेट किया है? यू कैन टेक इट द अदर वे अराउंड एज वेल, कि सिंगल नेशनल करिकुलम जब इम्प्लीमेंट होता है आज तक इसीलिए भी नहीं हो सका कि उसके इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट थे। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस वजह से भी रिलक्टेंट थी। पॉलिटिकल, अब हम कहते हैं ना कि सिंगल नेशनल करिकुलम की पॉलिटिसाइजिंग हो रही है, कि हर प्रोविंस जो है ना वो इसके ऊपर डिबेट कर रहा है कि हमारी रीजनल लैंग्वेज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगी नहीं होगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंटेंट किस तरह डाल रहे हैं ये लोग, कैसा कंटेंट, रीजनल कंटेंट को इनकॉर्पोरेट करें। अब ये वो होगी आपकी पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। अब आपने ये वर्ड्स लिखे होंगे ना, आप एक एक थ्रेड को पकड़ोगे और जाके उसके साथ मिला दोगे, एक एक थ्रेड को पकड़ोगे और जाके अपने टॉपिक के साथ मिला दोगे। टेक्निकल इसकी यही है कि क्या अब वो फेजेस में आपका जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। फर्स्ट फेज में वो 1 to 5, सेकंड फेज में वो 8 तक, और थर्ड फेज में वो बाकी सारी क्लासेस को टारगेट करेंगे। तो इसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज, क्या हमने जो सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया है उसके ऊपर हमने अपनी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उसी तरह के लॉन्च किए हैं। अब ये इसकी थोड़ी सी टेक्निकल साइड होगी कि करिकुलम तो बन गया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो प्रॉब्लम्स निकलेंगे, क्या उनको उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए या दोबारा उसको रीशेप करने के लिए कोई मैकेनिज्म हमने बनाया है। ये वाली सारी चीजें आपकी आ गई टेक्निकल वाले में। एथिकल इमोशनल एजुकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉरल डिस्कस कर चुके हैं, बिहेवियरल भी यही है कि वो किस हद तक हमारी सोसाइटी को मोल्ड करेगा, मॉडिफाई करेगा। एनवायरमेंटल वाला इसके अंदर इतना फिट नहीं होता, कोई और टॉपिक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो, या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, तो हम उसको उसमें डाल सकते। देखो सारे हेड्स नहीं डाल सकते। रिलीजियस बिल्कुल आपका आ सकता है इसके अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम वाले के अंदर, कि उसके अंदर अरबिक है, उसके अंदर रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया हुआ है। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये सितंबर का वर्ड और इसकी एब्रीविएशन याद कर लें तो आप ये बहुत सारी टॉपिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी डायमेंशन है, जैसे लॉ, क्राइम, हेल्थ, ये इस तरह के टॉपिक्स भी हैं जिनको हम डाल सकते हैं, अपने टॉपिक के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सितंबर तो एक मैंने ब्रॉड आपको एक डायमेंशन बता दी ना। इसके अलावा आप क्या करें, अपने पास इस तरह का एक बना लें लिस्ट, ठीक है। अब और ये कुछ मोटी मोटी चीजें आप याद कर लें, ठीक है। जैसे मैंने आपको सितंबर अप्रोच बताई कि आप याद कर लें कि सोशलाइजेशन, अगर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, ठीक है, उसका सोशलाइजेशन से क्या लेना देना है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से क्या कोई लेना देना है, आपके फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कोई लेना देना है। फॉर एग्जांपल हम टॉपिक कर रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम का, आपके अंदर कनेक्शन बनता है ना यहाँ पे सिंगल नेशनल करिकुलम का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्री एजुकेशन आप दें, तो यहाँ पे मेरा सिंगल नेशनल करिकुलम का बन गया कनेक्शन इसके साथ, ठीक है। उसके बाद अब ये वाली सारी चीजें अगर आपने याद की हुई होंगी ना तो आप आराम से उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप ये सारी चीजें याद कर लें। गवर्नेंस का हेड याद कर लें, क्योंकि वो आपकी सितंबर अप्रोच के अंदर गवर्नेंस का हेड नहीं था, डेमोक्रेसी का हेड नहीं था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका रूरल अर्बन डिवाइड वाला हेड नहीं था, यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं था, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नहीं था। तो ये वाले सारे ऐसा पूछ रहे हैं मीडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे बन सकता है, पॉइंट्स काफी हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता मीडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका ऐसे आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट को मैं इनमें से किसी भी, ये जो इतनी लंबी लिस्ट है इसके ऊपर मैं चेक करती हूँ कि ये किस किस में वुमेन एम्पावरमेंट ऐड हो सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड गुड गवर्नेंस बिल्कुल कनेक्ट है। अगर वुमेन आपकी एम्पावर्ड होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, ठीक है, वो जो है ना आपकी सोसाइटी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो पार्टिसिपेशन करेंगी, वो वोट देंगी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, वो पढ़ी लिखी हैं, वो रूल ऑफ लॉ को समझेंगी और उसको ओबे करेंगी,
ठीक है, वो आपसे जस्टिस, इंसाफ मांगेगी, ट्रांसपेरेंसी मांगेंगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होंगी वो, ठीक है, कंसेंसस ओरिएंटेड होंगी। ये तो सारे पॉइंट्स आपकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराएगी। आपकी जो वुमेन पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन वुमेन, ठीक है, तो ये सारी आपकी गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। उसके बाद डेमोक्रेटिक कल्चर इन पॉलिटिकल पार्टीज, वुमेन इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके डेमोक्रेटिक कल्चर को रेज करने के लिए। हमारा डेमोक्रेसी के अंदर जो हर्डल्स हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हर्डल ये भी है कि वुमेन हमारी एम्पावर्ड नहीं है। हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो उस पोल का पार्ट ही नहीं बनती जो वोट करते हैं, या जो वोट करके जो लोग आए हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने में, वो आपकी आधी पॉपुलेशन तो उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आपने मीडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट, अच्छा ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट ये दोनों पॉइंट्स कंबाइन करके। अच्छा, अब मीडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट का फॉर एग्जांपल टॉपिक है, ठीक है, कि मीडिया, एसन कैन यू प्लीज नरेट अ होल स्टेटमेंट कि मीडिया का रोल क्या है वुमेन को एम्पावरमेंट दिलाने में, अगर इस तरह से आप पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर तो आप इस तरह से पूछ रहे हैं, तो अगर हम फॉर एग्जांपल अपने देखें कि कौन कौन सी अप्रोच इसके अंदर आती है, लगती है। अगर हम बात करें रिलीजन की, तो यस, हमारा रिलीजन कहता है ना कि आप अपनी वुमेन को जो है ना वो उनके राइट्स का ख्याल रखें, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज काइंड ऑफ, ये इस टॉपिक पे जा रहा है कि आपका जो है ना वो कैसे रेलिवेंट है। उसके बाद मीडिया और वुमेन एम्पावरमेंट अगर इंश्योर होता है, तो उसके साथ ज्यादा एम्पावरमेंट जो है ना आपकी, सॉरी, एम्पावरमेंट नहीं, आपकी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है, पॉवर्टी का खात्मा होगा अगर आप अपनी औरतों को वो करें। उसके बाद अगर जस्टिस की मैं एग्जांपल लूँ, तो बहुत सारे वुमेन के केस के अंदर जो जस्टिस प्रोवाइड हुआ है आपके रेप केसेस से रिलेटेड, उसके अंदर रोल ऑफ मीडिया कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट करें, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्योर करता है बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर वुमेन राइट्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह मीडिया फ्रीडम भी आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए कि किस तरह से इसको करना है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी पब्लिक पार्टिसिपेशन, कोई भी आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट ही है, तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का टॉपिक इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। आपका सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंप्रूव हो रहा है, पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, आपका लिटरेसी रेट इंप्रूव हो रहा है अगर आपकी वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस को भी वो ज्यादा, इट विल गिव रेज टू पब्लिक अवेयरनेस एज वेल, ठीक है, हो गया। वॉर एंड पीस, वर्ल्ड दुनिया में अमन अमान का ज्यादा जो है ना वो होगा, फ्लरिश करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ह्यूमन राइट्स इंश्योर होंगे, ठीक हो गया। इस तरह के ये सारे पॉइंट्स अगर आप एक दफा पढ़ लेना, और फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में बहुत आसानी होगी, चाहे वो इन पॉइंट्स के थ्रू हो, चाहे वो सितंबर अप्रोच के थ्रू हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक आए, देखिए इसके अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिटेज से रिलेटेड हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, लीडरशिप से रिलेटेड हो गया, डेमोग्राफी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया। आप सिंगल नेशनल करिकुलम आपका अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, आप इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट? मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, आपका स्टांस, ठीक है, कि आप का फॉर एग्जांपल जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आपको जो टॉपिक आया है ऐसे में की फॉर्म में लिखने के लिए, उसमें आपका स्टांस क्या होगा, ठीक है, उसमें आप क्या डायरेक्शन लेंगे, उसके आप टॉपिक के अंदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सवाल आता है कि क्या सिंगल नेशनल करिकुलम एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया, अब आपने थीसिस स्टेटमेंट के थ्रू बताना है कि हाँ जी, मैं अपने ऐसे में ये बताने लगा हूँ कि यस, ये एक अच्छा स्टैंस है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे जो है ना बहुत ज्यादा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा होगी, ठीक है, या हमारा सोसाइटी जो है ना वो प्रोग्रेस करेगी। क्लियर? अब मैंने मोटे मोटे अल्फाज में आपको बता दिया कि जी ये मेरा स्टैंस है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली बताता है कि आप ऐसे किस डायरेक्शन में लिखने लगे। नेक्स्ट, अप्रोचेस टू राइट अ थीसिस स्टेटमेंट।
अब हम थीसिस स्टेटमेंट में क्या क्या बता सकते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट भी बता सकते हैं कि हाँ जी अगर सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उस तरह करके मैं बता सकती हूँ। जैसे मैंने बताया कि जी इसके अच्छे इफेक्ट्स आएंगे हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन वाला स्टांस भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा टॉपिक आया कि मैं कहती हूँ कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं अपने थीसिस स्टेटमेंट में बता सकती हूँ कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं और इनके ये सोल्यूशन है। मैंने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट, अब मैं आधा ऐसे प्रॉब्लम्स पे लिख दूंगी, आधा ऐसे सोल्यूशन पे लिख दूंगी, ठीक है, मैंने थीसिस स्टेटमेंट में उसको बता दिया, मैं ये बताने लगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट और क्लोज एंडेड थीसिस स्टेटमेंट्स। अगर किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि आपकी जो ग्रिप है वो बड़ी स्ट्रांग है और आप किसी एक पॉइंट के ऊपर ही पूरा ऐसे लिख सकते हैं, यूजुअली हमें कहा जाता है ना कि आप जरा ओपन एंडेड थीसिस स्टेटमेंट रखें। देखिए ओपन, लास्ट वन है ओपन एंड ब्रॉड कैनवस। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 है, ठीक है, वो उसके इम्पैक्ट्स पूछता है, तो आप जरा ब्रॉड रखें कि आप उसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स बताएं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे क्या हो रहा है सारा कुछ। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोविड-19 के ऊपर आपकी इतनी अच्छी ग्रिप है कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, डिपार्टमेंट, तो आप उसके खाली आप डायरेक्ट और क्लोज एंडेड भी बना सकते हैं, ठीक है, कि आप खाली उसकी एक डायमेंशन उठाएं और उस एक डायमेंशन के ऊपर आप पूरा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये होती है थीसिस स्टेटमेंट्स लिखने के डिफरेंट तरीके। आगे मैं आपको एग्जांपल से मजीद इसको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये हो गया आपका ऐसे टॉपिक, ठीक है, कि डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब मैं बता सकती हूँ कि जी अब मैं मेरी मर्जी कि मैं कहूँ कि जी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो रोशन है पाकिस्तान में, या मैं कहती हूँ कि जी डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मी। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है कि मैं क्या स्टांस लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्जांपल में क्या स्टांस है। ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज had checkered past, however, certain recent developments show that democracy has a bright future in Pakistan. अब मैंने क्या कहा कि मैंने although और for however का वर्ड यूज कर दिया कि although डेमोक्रेसी जो है ना वो हम पास्ट में इतनी कोई बेहतरीन नहीं रही डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, और ऑब्वियसली आप देखें तो किस तरह से जो है ना वो मिलिट्री रिजीम्स ने आके टेक ओवर किया, लेकिन मैं आगे होप क्या बता रही हूँ उसको कि लेकिन हाउएवर कि भाई सर्टेन डेवलपमेंट्स रिसेंटली इस तरह की हुई हैं कि मुझे अब बेहतर फ्यूचर नजर आ रहा है डेमोक्रेसी का अपनी कंट्री के अंदर। तो अब मैंने ये कितनी ओपन एंडेड थीसिस स्टेटमेंट छोड़ दी, ठीक है, कि मैंने किसी एक एस्पेक्ट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के किसी एक एस्पेक्ट पे बात नहीं की। अब जब थीसिस स्टेटमेंट आप थोड़ी सी ब्रॉड बनाते हैं ना, तो आपके पास फिर आउटलाइन बनाने की और ऐसे लिखने की भी बड़ी वैरायटी, आप यू नो यू कैन प्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, ठीक है। अब उसने आपको टॉपिक दे दिया कि जी क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो मिथ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपना स्टैंड क्या लेना है कि जी although there are still some elements who don't believe in climate change, however scientific evidence has proved, I cannot read it, I've not been able to read it yet। बहरहाल खैर इसके अंदर ये लिखा होगा कि हाउएवर साइंटिफिक एविडेंस ने प्रूव किया कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो मिथ नहीं है और ये इट इज हैपनिंग, ठीक है। अब मैंने उसको देखो फिर दोबारा ब्रॉड स्टेटमेंट में बता दिया, ठीक है, कि बेशक कुछ लोग इस पे बिलीव नहीं करते। कौन लोग? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ट्रम्प कहता था कि इट्स वेरी कोल्ड इन यूएस, वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग, कि ठीक है